अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक कार्टून सीरीज जो देखने में सिर्फ बच्चों का तफरीही प्रोग्राम लगता है, मुस्तकबिल की पेशगोइयां करने में माहिर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसंस की, जो कई दहाइयों से अपने शायकीन को न सिर्फ हंसाती बल्कि हैरत में भी डालती आ रही है। इस सीरीज ने माजी में कई हैरत अंगेज पेशगोइयां की हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, एक आलमी वबा और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की। लेकिन इन सब से बढ़कर एक ऐसी पेशगोई भी है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। 2021 में नशर होने वाली एक किस्त में सिम्पसंस ने ऐसा दिखाया जो आज के शाम के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोचा समझा मंसूबा? क्या ये मुमकिन है कि 20 साल पहले एक कार्टून ने वो सब कुछ पेश कर दिया जो आज हकीकत बन चुका है? लिहाजा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो हैरान कुन हकायक दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये कहानी हर लम्हा आपके तजस्सुस को बढ़ा देगी और आपको हैरत में डाल देगी। प्यारे दोस्तों, ये किस्त शुरू होती है 2001 में। इस किस्त में एक मंजर दिखाया गया जहाँ एक जंगजदा इलाके में लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। इनके इर्द गिर्द गाड़ियां और तबाहशुदा माहौल है। एक खास गाड़ी पर लगा झंडा इन सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करता है, क्योंकि दावा किया जाता है कि यह झंडा शाम के अपोजिशन ग्रोहों का है, जो 2011 में अरब बहार के दौरान सामने आया था। लेकिन सवाल यह है कि 2001 में जब शाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन था, तो दी सिम्पसंस ने यह मंजर कैसे दिखा दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उससे अगले एपिसोड में ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाए जाते हैं जो आज के हालात पर हूबहू पूरा उतरते हैं। लेकिन अगले एपिसोड को समझने के लिए हमें शाम के हालात के बारे में जानना होगा कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, शाम जो कभी सकाफती और तारीखी लिहाज से मशरिक वुस्ता के अहम ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया के सबसे पेचीदा और खतरनाक तनाज़ात में उलझा हुआ है। ये खाना जंगी न सिर्फ शाम की आवाम के लिए तबाहकुन साबित हुई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तशवीश का बायस बन गई। दरअसल 2011 में मशरिक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक में अवामी मुजाहरे शुरू हुए, जिन्हें अरब बहार कहा जाता है। ये मुजाहरे ज्यादातर हुकूमतों के खिलाफ थे, जहां अवाम ज्यादा सियासी आजादी, इंसानी हकूक और करप्शन के खात्मे का मुतालबा कर रही थी। शाम भी इन मुजाहरों की लपेट में आया, जहां अवाम ने सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। शामी अवाम की बुनियादी शिकायत में हुकूमत की सख्त पॉलिसियां, बदउनवानी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां शामिल थीं। शाम की हुकूमत पर तवील अरसे से एक खानदान का कब्जा था और बशार अल असद के इक़्तिदार में आने के बाद भी हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई। अवाम का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब दुरा शहर में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो हुकूमत के खिलाफ ग्राफिटी लिख रहे थे। इनके साथ बदसलूकी ने अवामी गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। इब्तिदाई मुजाहरे पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत ने इन्हें कुचलने के लिए सख्त इकदामात किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, इन्हें गिरफ्तार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ताकत के इस इस्तेमाल ने अवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया और देखते ही देखते ये मुजाहरे मुसल्ला बगावत में तब्दील हो गए। सन 2012 तक शाम के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और बागियों के दरमियान तसादुम शुरू हो चुका था। मुजाहिरीन ने आजादी के लिए हथियार उठा लिए और मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आ गए। इन गिरोहों का मकसद हुकूमत का खात्मा था, लेकिन इनके नजरियात और मकासद मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से आपस में भी तसादम हुआ। आपको मजीद बताते चलें कि शाम की खाना जंगी सिर्फ दाखिली तनाज़ा नहीं रही, जल्द ही इसमें बैनुल अक़वामी ताकतों की मदाखलत ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया। रूस और ईरान ने बशार अल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमरीका, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक ने बागी गिरोहों को मदद फराहम की। इसके अलावा दाइश और अलकायदा जैसे ग्रोहों ने भी इस खाने जंगी का फायदा उठाते हुए शाम में अपने कदम जमा लिए। बैनुल अक़वामी मदाखलत ने न सिर्फ इस तनाज़े को तूल दिया, बल्कि शाम के अवाम के लिए मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया। फिजाई हमले, बम धमाके और जमीनी जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और शाम की मईशत जमीन बोस हो गई। शाम की खाना जंगी ने इंसानी बहरान को जन्म दिया, जो दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरान समझा जाता है। लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल हैं। कई लोग जंगी हालात से बचने के लिए हमसाय ममालिक या यूरोप की तरफ हिजरत कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के अंदर तकरीबन 6.8 मिलियन लोग बेघर हैं, जबकि 5.6 मिलियन से ज्यादा अफराद ने मुल्क छोड़ दिया है। ये पनाह गुज़ीन आज भी पनाह, खुराक और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा शाम में रहने वाले लोगों को
बुनियादी सहूलियात जैसा कि पानी, बिजली और सेहत की खिदमात की भी कमी का सामना है। खाना जंगी ने शाम की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सनत, ज़राअत और तिजारत जो कभी शाम की मईशत की रीढ़ की हड्डी थे, आज मफलूज हो चुके हैं। मुल्क की करेंसी बेहद गिर चुकी है और ज्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम के शहरों में जिंदगी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तारीखी शहर जैसे हलब और दमिश्क जो कभी सकाफती और तिजारती मराकज हुआ करते थे, आज खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तालीम और सेहत जैसे शोबे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। प्यारे दोस्तों, इस तनाजुर में एक मिस्री चैनल ने समसन की एक किस्त को नशर करते हुए दावा किया कि शाम का यह मंजर महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक प्री प्लान मंसूबे का हिस्सा है। सबसे पहले इस मिस्री चैनल ने एक वीडियो प्ले की। वीडियो में सिम्पसन कैरेक्टर्स को दिखाया गया जिनके हाथों में हथियार हैं और इनके इर्द गिर्द का माहौल मुकम्मल तौर पर जंगजदा है। तस्वीर में एक गाड़ी भी मौजूद है जिस पर एक झंडा लगा हुआ है। दावा किया जाता है कि यह झंडा शामी अपोजिशन का है जो अरब बहार के दौरान सामने आया था। मिस्री चैनल के मुताबिक ये कार्टून दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा पेश कर रहा था जिसे वक्त के साथ हकीकत में बदलना था। उन्होंने मजीद कहा कि शाम में पैदा होने वाले हालात और इस किस्त में दिखाए गए मनाजिर के दरमियान मुशाबहत महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस कार्टून के जरिए अवाम को ज़हनी तौर पर एक खास मंजर के लिए तैयार किया गया ताकि जब हकीकत में ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो अवाम ज्यादा सवाल न करें बल्कि इसे एक मामूल समझें। चैनल ने इसरार किया कि ये लोग अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए इंसानी जाने या पूरे एक मुल्क की सलामती खतरे में डालनी पड़ जाए। नाज़रीन, शाम की सरजमीन हमेशा से ही हर मजहब के मानने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस रही है। सरजमीन शाम को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेशुमार अंबिया माबूस किए गए, जैसा कि हजरत याकूब, हजरत अयूब, हजरत दाऊद और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की फजीलत के बारे में फरमाया और इसके लिए दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे शाम में बरकत फरमा। शाम की फजीलत सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत तक महदूद नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी इसका खास मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफले में शामिल होकर शाम का सफर किया था। ये वही सफर था जिसमें बुहीरा राब से मुलाकात हुई जो ईसाई उलमा में से थे। बुहीरा राब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियों को पहचान लिया और अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की हिदायत दी। लेकिन जहाँ शाम के मुतल्लिक कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हैं, वहीं इसके मुतल्लिक कुछ खौफनाक हकायक भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में कई ऐसी पेशगोइयां फरमाई हैं जो कयामत के करीब होने वाली बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करती हैं। इन अहादीस में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि शाम आखिरी जमाने में अहम वाक़यात का मरकज होगा। एक बड़ी निशानी जो कयामत के करीब ज़ाहिर होगी वो एक अजीम आग का निकलना है जो लोगों को हाँकती हुई शाम की तरफ ले जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक हिजाज यानी सरजमीन अरब की जमीन से एक ऐसी आग ना निकले जो बसरा के ऊंटों की गर्दनों को रोशन ना कर दे। यह हदीस इस बात की निशानदेही करती है कि कयामत के करीब एक ऐसी आग निकलेगी जो इंतहाई खौफनाक होगी और लोगों को शाम की तरफ हाँक कर ले जाएगी। उलमा के मुताबिक ये आग मशरिक से निकलेगी और अपनी लपेट में आने वाली हर चीज को जलाते हुए शाम की जानिब बढ़ेगी। इस आग का मकसद लोगों को जमा करना होगा ताकि वो हशर के मैदान में इकट्ठे हो सके। ये मैदान शाम की सरजमीन पर होगा जहां कयामत के दिन की दीगर बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। इस आग के बारे में कहा जाता है कि ये किसी आम आग की तरह नहीं होगी, बल्कि इसकी शिद्दत और कुव्वत ऐसी होगी कि लोग इसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ेंगे। ये आग लोगों को एक मखसूस सिमत की तरफ ले जाने की कुदरत रखती होगी और वो सिमत शाम की सरजमीन है। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर साबित कदम होगी और जो लोग इनकी मदद नहीं करेंगे वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी। इस हदीस के बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि इस जमात का मस्कन शाम होगा जो आखिरी जमाने में ईमान की हिफाजत करेगी। इसी तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक बड़ी जंग का जिक्र भी अहादीस में मिलता है जो शाम की सरजमीन पर होगी।
کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شام میں اپنی خلافت قائم کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہی ہوگا۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ بات اس زمین کی قیامت کے دن کی نشانیوں میں غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، شام کی سرزمین کی اہمیت اس بات سے بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں دجال کو آخری شکست ہوگی، اور یہ واقعہ قیامت کی بڑی اور واضح نشانیوں میں شامل ہے۔ دجال، جسے فتنوں کا سب سے بڑا نمائندہ اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز کہا گیا ہے، اپنی پوری طاقت اور چالاکی کے ساتھ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کی شدت کا اس قدر تفصیل سے ذکر کیا کہ صحابہ کرام اس کے خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ دجال کی آمد آخری زمانے میں ہوگی جب دنیا فتنہ و فساد میں ڈوبی ہوگی اور لوگ ایمان کی روشنی سے دور ہوں گے۔ دجال کے فتنے کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی جھوٹی خدائی کا دعویٰ ہوگا اور وہ معجزات جیسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا، بارش برسانا اور زمین سے خزانوں کو نکالنا۔ یہ سب چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوں گی اور کمزور ایمان والے فوراً اس کی پیروی کر لیں گے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرے گا۔ پیارے ساتھیوں، جب ہم شام کی سرزمین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل ایک عجیب خوف اور ایمان کی کیفیت سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نشانیاں شام کے متعلق بتائی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ شام کی سرزمین، جسے اللہ نے عظیم انبیاء اور رسولوں کی قدم بوسی کا شرف عطا کیا تھا، آج خون اور آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ جنگوں، لڑائیوں اور فتنے کی آگ نے شام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہی منظر ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام ایک میدان جنگ بن چکا ہے جہاں پر ہر طاقت اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ بڑی عالمی طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور اس کی آگ میں صرف شام ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام جھلس رہا ہے۔ احادیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے وہ بظاہر لڑائیوں اور جنگوں کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور عالمی جنگ بن کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ شام کی موجودہ حالت یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلم امت ایک بڑے فتنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار اور دنیا کی سیاست اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن دور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جس حدیث میں دجال کی آمد اور اس کی شکست کا ذکر ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ شام ہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ ہونا ہے۔ آج کی جنگیں اور شام میں جاری خون ریزی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ میدان تیار ہو رہا ہے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا تھا۔ شام میں جاری لڑائیاں صرف ایک سیاسی یا جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان آخری مارکا ہوگا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں شام کی جانب متوجہ ہیں اور اس خطے کی حیثیت بین الاقوامی سطح پر بے حد اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ مسلم امت کو اس وقت اتحاد کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہ وقت قریب ہے جب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حق کا پرچم شام کی سرزمین پر لہرایا جائے گا اور دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ یہ وہی میدان ہوگا جس کی طرف دنیا کے کفر اور باطل کی نظریں ہیں اور جہاں قیامت کے دن کے بڑے واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ شام کی موجودہ حالت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ پیشگوئیاں اب ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور ہمیں ان واقعات کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ وقت آ چکا ہے کہ مسلم امت اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے پیچھے کون ہے تو سب سے بڑا نام بشار الاسد کا ہے۔ بشار الاسد کی زندگی کا آغاز 11 ستمبر 1965 کو سیریا کے شہر دمشق میں ہوا۔ یہ حافظ الاسد کے بیٹے تھے جو بعد میں سیریا کے صدر بنے۔ ان کا خاندان بظاہر طاقتور لگتا تھا لیکن حقیقت میں ان کی جڑیں بہت سادہ تھیں۔ حافظ الاسد کا تعلق ایک عام دہی گھرانے سے تھا جو اپنی محنت اور منصوبہ بندی سے سیریا کی سیاست میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ بشار الاسد ان کے تیسرے بیٹے تھے اور ہمیشہ سے اپنے مزاج میں شرمیلے اور معصوم دکھائی دیتے تھے۔ بچپن سے ہی بشار الاسد سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے۔ ان کا دل سائنس اور میڈیکل کی فیلڈ میں لگتا تھا۔
इनके दोस्तों के मुताबिक वो निहायत ज़हीन और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म थे। सीरिया के सियासी माहौल की पेचीदगियों से वो हमेशा दूर रहे और ज्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते थे। इनके बड़े भाई बासिल अल असद ने सियासत में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और खानदान के अंदर ये बात तय थी कि बासिल ही हाफिज उल असद के जाननशीन होंगे। बचपन और जवानी के दौरान बिशार उल असद की दिलचस्पी सियासत की बजाय मेडिकल की दुनिया में थी। अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन गए, जहां उन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम का आगाज किया। वो आंखों के एक माहिर डॉक्टर बनना चाहते थे। लंदन की जिंदगी ने इन्हें एक आजाद माहौल दिया, जहां वो सियासत की उलझनों से आजाद एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था, एक ऐसा खेल जो इन्हें उस रास्ते पर ले जाने वाला था जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। दोस्तों, ये साल था 1994, जब बशार उल असद के बड़े भाई बासिल उल असद, जिन्हें हाफिज उल असद के बाद सीरिया के तख्त का हकीकी वारिस समझा जाता था, एक कार हादसे में हलाक हो गए। बासिल की मौत एक जबरदस्त धचका थी। वो नौजवान जो अपने वालिद के जेरे साया शाम के सियासी मुस्तकबिल की जमानत समझा जाता था, एक लम्हे में दुनिया से रुखसत हो गया। इस सारे ने न सिर्फ हाफिज उल असद के खानदान बल्कि पूरे शाम को एक सियासी भूचाल में डाल दिया। बशार उल असद, जो अपनी किताबों और मरीजों की दुनिया में मगन थे, इस साने से न सिर्फ दुखी हुए बल्कि अचानक ही इन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। बासिल के जाने के बाद खानदान की निगाहें बिशार उल असद पर मरकूज हो गईं। हाफिज उल असद के लिए अपने खानदान की सियासी विरासत को महफूज रखना जरूरी था और बिशार उल असद इस विरासत का वाहिद वारिस बचा था। लिहाजा लंदन की पुरसकून जिंदगी को छोड़कर बिशार उल असद को सीरिया बुलाया गया और इनका एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें वो ना चाहते हुए भी सियासत के मैदान में कदम रखने पर मजबूर हो गए। इन्हें अपनी मेडिकल की तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा और सीरिया की सियासत की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार होना पड़ा। बिशार उल असद के लिए यह फैसला न सिर्फ मुश्किल बल्कि इनकी जात के खिलाफ था, लेकिन खानदान की इज्जत और इक्तिदार को कायम रखने के लिए ये जरूरी था। दोस्तों, लंदन की आजाद और पुरसकून जिंदगी छोड़कर वो दमिश्क वापस लौट आए, जहां इनका सामना एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से हुआ। सियासत, हुकूमती पेचीदगियां और इक्तिदार के खेल का ये मैदान इनके लिए अजनबी था, मगर अब इन्हें इसमें मुहारत हासिल करना थी। हाफिज उल असद ने जल्द ही समझ लिया कि बिशार उल असद को सियासत के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। इन्होंने इस नौजवान के लिए एक खास मंसूबा तरतीब दिया। सबसे पहले बिशार उल असद को सीरिया के हुकूमती ढांचे को समझने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों में तैनात किया गया। इन्हें फौजी कमांड्स, हुकूमती शोबों और अहम पोजीशंस पर बिठाया गया ताकि वो इक्तिदार के असूलों को करीब से देख सकें और समझ सकें कि एक लीडर को किस तरह के फैसले करने होते हैं। लेकिन सिर्फ इंतजामी तजुर्बा काफी नहीं था। अवाम की नजरों में बिशार उल असद की छवि को बेहतर बनाना भी बहुत जरूरी था और इसके लिए एक मंसूबा बंद मीडिया मुहिम शुरू की गई। इनके शर्मीले और मासूम मिजाज को अवाम के सामने एक काबिल, हमदर्द और नेक नीयत रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। इनके समाजी कामों जैसा कि गरीबों की मदद और सेहत के मंसूबों में दिलचस्पी को खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और बिशार उल असद की यह तस्वीर जल्द ही सीरिया के अवाम में मकबूल होने लगी। इन तमाम कोशिशों के बावजूद बिशार उल असद के लिए ये एक मुश्किल सफर था। वो एक ऐसा रास्ता तय कर रहे थे जो इनकी फितरत के बिल्कुल बरक्स था, मगर खानदान की तवक्कुआत और सीरिया की सियासत के हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया था कि वो इन जिम्मेदारियों को कबूल कर ले। इस दौरान बिशार उल असद ने अपनी जात को बदलना शुरू किया। वो शर्मीला नौजवान अब एक ऐसा लीडर बनने के ख्वाब देख रहा था जो अपने मुल्क की बागडोर संभाल सके। लेकिन फिर एक दिन सीरिया के सियासी मंजरनामे में वो दिन भी आ गया जब बिशार उल असद को वो तख्त सौंपा गया जिस पर इनके वालिद हाफिज उल असद तकरीबन 3 दहाइयों तक विराजमान रहे। सन 2000 में हाफिज उल असद की वफात के बाद सीरिया की सियासी क़यादत के लिए बिशार उल असद को सामने लाया गया। लेकिन उस वक्त एक बड़ा मसला यह था कि सीरिया के आईन के मुताबिक सदर बनने के लिए कम से कम उम्र 40 साल होना जरूरी थी और बिशार उल असद उस वक्त सिर्फ 34 साल के थे। यहाँ खानदान की सियासी ताकत ने अपना असर दिखाया। सीरिया के आईन को तेजी से तब्दील किया गया और सदर बनने की कम से कम उम्र को 40 से घटाकर 34 साल कर दिया गया। इस तब्दीली के बाद बिशार उल असद बाज़ाब्ता तौर पर सीरिया यानी शाम के सदर मुंतखब हो गए। इनका इक्तिदार संभालना एक तारीखी लम्हा था,
क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में क़यादत की जिम्मेदारी ले रहे थे जब मुल्क कई दाखिली मसाइल और पेचीदगियों का शिकार था। इक़्तिदार के आगाज में बशारुल असद ने अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। इनके इंतखाब को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। सीरिया के अवाम जो हाफिजुल असद की सख्त पॉलिसियों से तंग आ चुके थे, ये तवक्को कर रहे थे कि बशारुल असद एक मुख्तलिफ और बेहतर हुक्मरान साबित होंगे। इनकी लिबरल तालीम, मगरबी सोच और नौजवान क़यादत की शबीह ने लोगों में ये यकीन पैदा किया कि वो सीरिया को एक नए दौर में ले जा सकते हैं। इब्तिदा में बशारुल असद ने कुछ इस्लाहात का ऐलान किया। उन्होंने मईशत को बेहतर करने, करप्शन को खत्म करने और अवामी हकूक में इजाफे करने की बात की। इनके इक़दामात ने एक मुख्तसर वक्त के लिए लोगों को मुतमईन कर दिया, लेकिन जल्द ही ये वाज़े हो गया कि बशारुल असद की क़यादत में तब्दीली की वो उम्मीदें सिर्फ बातों तक महदूद रहेंगी। बशारुल असद के इब्तिदाई इक़्तिदार का ये दौर एक ऐसा वक्त था जब उम्मीद और हकीकत के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही थी। अवाम ये देखने के मुंतजिर थे कि इनके नौजवान लीडर क्या कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक मुख्तलिफ खेल खेला जा रहा था। बशारुल असद के फैसले और इनकी क़यादत का असल चेहरा वक्त के साथ साथ सामने आना शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब सीरिया की सियासत में एक नया मोड़ आना शुरू हुआ और अवामी मायूसी ने सर उठाना शुरू कर दिया। बशारुल असद की क़यादत में सीरिया के सियासी निज़ाम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अवाम का गुमान था कि वो एक नर्म मिजाज और इंसाफ पसंद रहनुमा है, लेकिन इनके फैसले और इक़दामात इस तासुर के बरक्स थे। सीरिया में जबर का माहौल बरकरार था और इख्तिलाफ राय रखने वालों के लिए जगह खत्म होती जा रही थी। आजादी और मुसावात के ख्वाब देखने वाले लोग अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो गए। ये मायूसी और गुस्सा धीरे धीरे सीरिया की गलियों में महसूस होने लगा। अवाम के दिलों में जो लावा बरसों से जमा हो रहा था, वो अब फटने के करीब था। बशारुल असद के लिए ये एक नाजुक वक्त था। वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अगर अवाम का ये गुस्सा सड़कों पर निकल आया तो इनका इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है। लेकिन हालात को बेहतर बनाने की बजाय इन्होंने वही रास्ता अपनाया जो इनके वालिद ने अपनाया था, जबर, कंट्रोल और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। प्यारे दोस्तों, सीरिया के सियासी हालात कई दहाइयों से बहरानों का शिकार रहे हैं और 2024 में ये कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। बशारुल असद, जो ईरान और रूस जैसे ताकतवर इत्तेहादियों की मदद से अपनी हुकूमत को कायम रखे हुए थे, अब नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इनके ये इत्तेहादी खुद अपनी जंगों और मसाइल में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से सीरिया को वो मदद नहीं मिल रही जो पहले हासिल थी, और ये हालात असद हुकूमत के लिए निहायत मुश्किल साबित हो रहे हैं। सीरिया जो पहले ही खाना जंगी, मुआशी तबाही और अवामी मायूसी की मार झेल चुका है, अब एक बार फिर बहरान की दहलीज पर खड़ा है। अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और अपोजिशन के ग्रुप दोबारा फाल हो रहे हैं। सवाल यह है कि बशारुल असद इस बहरान का सामना कैसे करेंगे? क्या वो ताकत के जरिए अवाम को दबा पाएंगे या इस्लाहात का रास्ता अपनाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय के मुताबिक हमें ये जरूर बताइएगा कि इनका अगला फैसला क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके इसे अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।